पढ़ाएंगे गृह निर्माण योजना के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ हाउस प्लानिंग। गृह निर्माण योजना के सिद्धांत में सबसे पहले आता है विभिन्न पहलू या आस्पेक्ट। विभिन्न पहलू में हम सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों के बारे में सोचते हैं और हमें ये होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य हमारे घर में कंफर्टेबल फील करें, आराम से रहें, उनकी आराम की सभी सुख सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए, तो जिससे सभी को आराम मिले उस घर में। तो ये एस्पेक्ट है हाउस प्लानिंग का। उसके बाद है प्रोस्पेक्ट, हाउस प्लानिंग का प्रोस्पेक्ट या भवन का भाई रूप। हम घर का भाई रूप भी देखते हैं, भाई रूप भी उसका कैसा होगा। हम पहले से ही नक्शा जब बनाते हैं तो हमें भाई रूप का भी ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से हमारा घर कैसा होगा, दिखने में कैसा लगेगा, ये हमें पहले से ही पता होना चाहिए। उसके बाद है कमरों का समूहीकरण। कमरों का समूहीकरण जिसको हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ रूम्स। कमरों का समूहीकरण कमरों की कार्यात्मकता के हिसाब से होता है। कमरों की कार्यात्मकता का अर्थ क्या हुआ कि जैसे अध्ययन कक्ष और शयन कक्ष, इन दोनों में हमें डिस्टरबेंस की ज़रूरत नहीं होती है, हमें शांति चाहिए उस कमरे में, तो हम इन दोनों कमरों को पास पास रखेंगे। इसी तरह से बैठक, रसोई और डाइनिंग रूम, ये तीनों एक साथ होने चाहिए कि जैसे कोई गेस्ट आया तो हमने उसको बिठाया, बिठाने के बाद अगर हमको कोई एंटरटेन करना, उसको खाना खिलाना है, तो रसोई भी पास में है और डाइनिंग रूम भी पास में है, तो वो सब चीज़ें पास में होनी चाहिए और साथ में एक वॉशरूम भी पास में होना चाहिए, जिससे गेस्ट जो है वो वहाँ पर कंफर्टेबल फील करे और उसको जितनी भी जो भी आवश्यकता है वो आवश्यकता उसकी उस एरिया से पूरी हो जाए। तो इस तरह से हम कमरों का समूहीकरण करते हैं। कमरों की कार्यात्मकता के हिसाब से हम कमरों का समूहीकरण करते हैं, क्योंकि अगर हम ये समूहीकरण नहीं करेंगे तो हमें ही दिक्कत होगी, आने वाले को तो दिक्कत होगी सही, पर हमें भी दिक्कत होगी। और अगर आपने अतिथि कक्ष भी रख रखा है तो वो बैठक के पास में ही होना चाहिए, जिससे जो अतिथि है उसका सर्कुलेशन केवल उन्हीं रूम्स में हो और उसकी आवश्यकताएं, सारी आवश्यकताएं उस क्षेत्र में पूरी हो जाए। तो इस तरह से हम कमरों का समूहीकरण करते हैं। उसके बाद है वृहत्ता। वृहत्ता जिसको हम कहते हैं रूमीनेस। वृहत्ता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम कोई भी नक्शा बना रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें उसमें डूबने की आवश्यकता होती है, हमें बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम एक एक इंच जगह का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कम से कम जगह का अधिकतम उपयोग, ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हम कोई भी नक्शा बना रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो पुराने घर होते हैं वो पुराने घर तोड़ के नए घर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं? उसका पर्पस, सबसे पहला पर्पस यही होता है कि पुराने घर में ऐसा लगता है कि ये जगह वेस्ट हो गई, वो जगह वेस्ट हो गई, वो जगह वेस्ट हो गई। जब हम दूसरा नक्शा बनाते हैं तो वो सारी जगह का अधिकतम उपयोग करते हुए वो नक्शा हम बनाते हैं और इसीलिए हम उसको तोड़ते हैं, जिससे कि हमें कम स्पेस में बड़ा घर हम बना लें या कम स्पेस का ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता होती है और हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि घर बार बार तो बनता नहीं है, एक बार बनता है। तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम हर स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकें, जिससे हमारी कोई स्पेस वेस्ट नहीं जाए। जैसे बॉम्बे, दिल्ली, जो बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर घर छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते। छोटे घर होते हैं तो उनके जो कमरे होते हैं वो छोटे कमरे होते हैं, मगर उसमें वो इस तरह का फर्नीचर या इस तरह का उसका उपयोग करते हैं कि एक एक स्पेस का उनका कई तरह का यूटिलाइजेशन हो जाता है। जैसे डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल वो वॉल माउंटेड लेके आते हैं,
उसको नीचे गिराते हैं, डाइनिंग टेबल हो जाती है, खाना खा लेते हैं, उसका उपयोग खत्म हो जाता है, उसको वापस दीवार से लगा देते हैं। ठीक है, वहां पे वो जो स्पेस खाली हुई है वहां पे आप इधर उधर मूवमेंट भी कर सकते हो, वहां पे कोई कॉट बिछा के लेट भी सकते हो, वहां पे कोई सोफा बिछा के बैठ भी सकते हो। तो वो स्पेस का अधिकतम यूटिलाइजेशन हो गया कि वो हमारा खाने के पर्पस की भी हो गई, फिर हमारे लेटने के पर्पस की भी हो गई, बैठने के पर्पस की भी हो गई। तो इस तरह से वहां पर हर इंच जगह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक कॉर्नर है, कॉर्नर में कुछ ऐसा फर्नीचर रख दिया जाता है जिसको हम खींचे तो वो बड़ा हो जाए और उसको वापस समेटे तो वो छोटा हो जाए। तो इस तरह के अरेंजमेंट में हम कम से कम जगह का अधिकतम उपयोग करते हैं। और इसी तरह से जैसे जीना है, जीने के नीचे हम कबर्ड्स बना देते हैं, ड्रॉर्स बना देते हैं, वो एरिया हमारा यूटिलाइजेशन का हो जाता है। वॉश बेसिन बना देते हैं तो वो एरिया हमारे काम आने लगता है। तो हर घर में जितनी भी जगह है उस जगह का कम से कम जगह का अधिकतम उपयोग, ये हमारा मेन मोटिव रहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं वृद्धता। फिर उसके बाद है गोपनीयता। गोपनीयता दो तरह की गोपनीयता है, एक तो बाहरी गोपनीयता और एक आंतरिक। तो बाहरी एकांतता में क्या होता है कि जैसे हमारा घर है उसकी हम बाउंड्री वॉल बनाते हैं। बाउंड्री वॉल ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि कोई भी जंगली जानवर हमारे घर में नहीं आ पाए, प्रवेश नहीं कर पाए, कोई भी चोर उचक्का हमारे घर में नहीं आ पाए, कोई अनवांटेड जना हमारे घर में नहीं आए। गेट से ही हम उसको एंट्री दें और गेट में भी हमें मतलब पता होना चाहिए कौन व्यक्ति आ रहा है। तो ये हमारी बाहरी एकांतता हो गई। आंतरिक एकांतता, आंतरिक एकांतता ऐसी होती है कि जैसे आपने एक दरवाजा खोला या बाहर कोई व्यक्ति आया तो उसको पूरा घर नहीं दिखना चाहिए। कमरों का इस तरह का प्लेसमेंट होना चाहिए कि कमरे जो है वो उस व्यक्ति को नहीं दिखने चाहिए, कमरों के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है वो उसको नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह का हमारे घर का मतलब नक्शा होना चाहिए जिसमें गोपनीयता पूरी बनी रहे, आंतरिक भी और बाहरी भी, दोनों तरह की गोपनीयता बनी रहे। उसके बाद है अमुक दिशा विन्यास, मतलब हमारे घर का क्या ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मतलब हमारा घर हमें ईस्ट फेसिंग चाहिए, नॉर्थ फेसिंग चाहिए, वेस्ट फेसिंग चाहिए या साउथ फेसिंग चाहिए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सी दिशा का घर चाहिए, किस दिशा में हमारा घर होना चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे। तो हर दिशा में अपने अपने फायदे हैं, हमें कौन सा फायदा ज़्यादा दिखता है हम उसी दिशा का घर लेना पसंद करेंगे। तो ये दिशा उसका ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में उसका सर्कुलेशन भी आता है कि हवा किस दिशा में चलती है, उस दिशा में हमारा कौन सा रूम होना चाहिए, किधर हम ज़्यादा बैठते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी होती है, वहाँ पर हवा का सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। हमारे घर का क्या ओरिएंटेशन है वो हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सा भी घर ले लिया, कहीं जो घर मिल रहा है तो उसमें देखा ही नहीं कि कौन सी दिशा ज़्यादा बेटर रहेगी। तो ये सब चीज़ें भी देखने की होती हैं। उसके बाद है संचार या सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो है वो दो प्रकार का सर्कुलेशन है। एक तो घर में इतनी जगह होनी चाहिए कि हम आराम से मूव कर सकें, आराम से, ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ टकरा है, वहाँ टकरा है, वहाँ टकरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे आने जाने का खुला स्थान होना चाहिए। तो ये हमारा सर्कुलेशन है कि हम घर में आराम से मूव करें, इस तरह का घर का अरेंजमेंट होना चाहिए। दूसरा हवा का सर्कुलेशन। हवा का सर्कुलेशन या प्रॉपर संवातन जो है वो होना चाहिए। उसमें हवा का डायरेक्शन क्या है, हवा के डायरेक्शन के अनुसार ही हमारा घर का प्लेसमेंट होना चाहिए, जिससे उसमें समुचित प्रकाश और हवा आ सके। फिर उसके बाद है परिवर्तनशीलता। हमारे घर में घर का नक्शा ऐसा होना चाहिए कि उसमें हम परिवर्तनशीलता भी ला सकें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने बेडरूम को ड्राइंग रूम बना दिया, ड्राइंग रूम बेडरूम बना दिया, या बेडरूम की
जो अरेंजमेंट है वो हमने चेंज कर दी। तो ये छोटे छोटे से हम जब चेंजेस लाते हैं तो उससे हमें चेंज अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है वो चेंज। जैसे पहले बेड की डायरेक्शन खिड़की की तरफ थी, अब दीवार की तरफ हो गई, तो ये डायरेक्शन चेंज करके हमें अच्छा लगता है कि रूम में चेंज आया, रूम वैसा रटा रटाया रूम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें लाकर हम उसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे उसकी फर्निशिंग पूरी चेंज करके भी हम उसमें चेंज ला सकते हैं। तो घर ऐसा होना चाहिए जिसमें परिवर्तनशीलता भी बरकरार रहनी चाहिए, जिससे कि हमें घर में मोनोटोनी ना लगे या एक जैसा नहीं लगे, हमें उसमें चेंज लगे। उसके बाद है खुलापन। घर में खुलापन भी होना बहुत आवश्यक है। घर का खुलापन अगर नहीं होगा तो हमको ऐसा लगेगा जैसे घिच पिच हो गई बहुत ज़्यादा। तो कमरा अगर छोटा है तो फर्नीचर भी छोटा होना चाहिए। अगर छोटे कमरे में बड़ा फर्नीचर हम रख देंगे तो वो कमरा एकदम ठुस जाएगा तो उसमें आने जाने की जगह कम हो जाएगी, तो वो कमरा छोटा लगने लगेगा। तो कमरा बड़ा दिखाने के लिए हमें कमरे का फर्नीचर जो है, अगर छोटा है तो फर्नीचर भी हम छोटा लाएंगे। अगर कमरा छोटा है तो हम रंगों का इस्तेमाल भी ऐसा करेंगे कि जिनकी इंटेंसिटी कम होती है, जो ठंडे रंग होते हैं या हल्के रंग होते हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे, उससे कमरा बड़ा लगेगा। या कमरे की जो छत है वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंची छत से कमरा छोटा लगने लगता है। तो जो रिक्वायर्ड उसकी हाइट है वो रिक्वायर्ड हाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट की छत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह से हम अगर बाहर का पोर्च है, बाहर के पोर्च में यदि कोई मिरर सेटिंग कर दें तो उससे क्या होगा कि वो जो एरिया है वो डबल दिखने लगता है, उस मिरर से वो डबल दिखने लगता है। तो कुछ इस तरह के हम चेंजेस ला सकते हैं अपने घर में, जिसमें कि खुलापन लगे या जिसमें हमें ऐसा लगे कि ये घर स्पेशियस है, बड़ा है और इसमें जगह है। फिर सुंदरता। घर में जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम जैसा भी घर बनाते हैं, वो उसमें सुंदरता होनी बहुत ज़रूरी है। एस्थेटिक सेंस नहीं होगा तो हमारा उस घर में मन नहीं लगेगा, या हमें थोड़ा सा मैकेनिकल लगेगा उस घर में। तो उसमें सुंदरता लाने के लिए आप जैसे टेरेस में रंग बिरंगे गमले लगा सकते हैं, रंग बिरंगे फूल लगा सकते हैं, बेल लगा सकते हैं, और कई तरह से जैसे कुछ कॉर्नर डेकोरेट कर देते हैं, तो वो कॉर्नर आप डेकोरेट कर सकते हैं घर में, टेरेस में। इसी तरह से घर में भी आप इस तरह का कॉर्नर ऐसा जहाँ पे मतलब देखकर अच्छा लगे, इस तरह का कॉर्नर आप उसमें सजा सकते हैं, जिससे आपको वो कमरे में जाकर आपको अच्छा लगे। पुष्प सज्जा कर सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें करके हम एस्थेटिक सेंस उसमें ला सकते हैं। जैसे घर में अगर घर आपका ऑर्डिनरी है, अगर आपने कर्टन्स अच्छे लगा दिए, हाँ, और लैंप्स वगैरह लगा दिए, तो घर का अलग ही वो दिखने लगता है, स्वरूप ही बदल जाता है उसका। तो इस तरह से हम उस घर में सुंदरता भी ला सकते हैं। अब है आर्थिक लागत एवं व्यवस्था। आर्थिक लागत का भी हमें पूरा अंदाजा होना चाहिए कि ये घर जो हम ले रहे हैं ये कितने का घर है। अगर हम बना बनाया ले रहे हैं तो हमारे पास इतने पैसे हैं, या हम किस तरह से इसको चुकाएंगे। हमारे पास पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि कैश कितना है, हमारा लोन कितना मिलेगा, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। ऐसा नहीं हो कि आप उसकी EMI ही नहीं पे कर पाओ और गड़बड़ हो जाए, मतलब आप ये वो घर जो है वो आपका नहीं हो पाए क्योंकि आपने EMI पे नहीं की है उसकी। तो ये सब चीज़ें हमें सोच कर फिर ही हमें घर लेना चाहिए। भले आपके पास पैसे कम है तो आप छोटा घर ले लीजिए, मगर इतना लेना चाहिए कि आपका रीचेबल हो और आपके पास कम से कम 1/4 अमाउंट होना चाहिए।
जो भी घर आप लेने जा रहे हैं उस घर का एक जितने टोटल अमाउंट में से 1/4 अमाउंट आपके पास होना चाहिए। बाकी का आप लोन लेकर और उसका चुकता कर सकते हैं, किस्तें कटवा कर उसका चुकता कर सकते हैं, मगर 1/4 तो आपके पास पैसा होना ही चाहिए उसका, तभी आप वो घर लीजिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम आर्थिक लागत लगाते नहीं हैं और वो हम ओवर बजट हो जाता है घर, फिर उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, हमारे घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही सोच लेनी चाहिए कि हम जो घर ले रहे हैं वो हमें इस प्रकार का लेना चाहिए कि हमारे पास जितने पैसे हैं उसी हिसाब से, कहते हैं ना कि जितने उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी आपकी चादर हो, तो उसी हिसाब से हमें घर का अरेंजमेंट करना चाहिए। फिर है संवातन। घर में जो दरवाजे और खिड़कियां हैं उनकी प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो आमने सामने हो, जिससे हवा का सर्कुलेशन अच्छा बैठे। और जैसे पहले वेंटिलेटर्स हुआ करते थे, उसमें क्या होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऊपर से निकल जाती थी और फ्रेश एयर खिड़की से अंदर आ जाती थी। तो इस तरह एक ये साइकिल बन जाती थी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो वेंटिलेटर से निकल रही है और ऑक्सीजन अंदर आ रही है। तो इस तरह का संवातन की व्यवस्था हमारे घर में होनी चाहिए, जिससे हम उस घर का मतलब हम पूरा हम आनंद ले सकें। तो इस तरह से हमारे गृह निर्माण योजना के ये सभी सिद्धांत है, विभिन्न पहलू एस्पेक्ट्स, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्ट, भवन का बाहरी रूप, फिर उसके बाद कमरों का समूहीकरण, वृहत्ता, गोपनीयता, आमुख दिशा विन्यास, संचार, परिवर्तनशीलता, खुलापन, सुंदरता, आर्थिक लागत एवं व्यवस्था और संपर्कन। यदि आप इन सब प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए घर खरीदेंगे या घर बनवाएंगे तो आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो भी संतुष्ट होंगे और आपको भी उससे संतुष्टि प्राप्त होगी और आप उसको उसका अच्छे से उपभोग कर पाएंगे। थैंक यू।